Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept वाला. Today is 5th of September and you all know कि आज हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे. सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी गुड टीचर्स डे. सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई. और जिनसे मैंने सीखा है, हमारे जो शिक्षक रहे, हमारे जो गुरु रहे हैं, उनको भी अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. उनको भगवान अच्छा हेल्थ दे कि और लोगों को वो सिखा पाएँ. ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि सब में कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने की कैपेबिलिटी होती है. तो जिनसे आप सीखते हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आपको कुछ आता है तो आप किसी को सिखाइए. सो सबके अंदर एक टीचर है ना, होता है. ठीक है, तो आते हैं हम अपने सबसे पहले जो इंडियन एक्सप्रेस का जो हेडलाइन है उसको देखेंगे. तो हेडलाइन में क्या है कि देख रहे होंगे कि मोदी जी अपने दोस्त के साथ बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं. ये कौन है? ये हैं सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर. क्या नाम है उनका? लॉरेंस वॉन्ग. उनके साथ काउंटर पार्ट ऑफ अपने मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके साथ हैं. एंड ही इज सेइंग कि हैड एन एक्सलेंट डिस्कशन विद द वाइड रेंज ऑफ इशूज. इंडिया चेरिसेस द फ्रेंडशिप विद सिंगापुर. ये कहाँ पोस्ट किया उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. ठीक है, उसके बाद ये पॉलिटिकल न्यूज है कि साइलेंट ऑन आर्टिकल 30 बट ही इज सेइंग कि रिस्टोर द स्टेटहुड आफ्टर. अभी आजकल एक नई मूवी आई है IC 814, है ना. ये क्या है? ये मूवी में दिखलाया गया है कि 1999 में 24 अक्टूबर को, मतलब क्या कि 25 दिसंबर जो होता है, सॉरी अक्टूबर बोल दिए हम, 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे होता है, उसके एक दिन पहले एक फ़्लाइट को हाईजैक किया गया था. इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट IC 814 को, जो कहाँ से कहाँ, काठमांडू से न्यू दिल्ली आ रही थी. उसी पे एक मूवी बनी है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है. तो एक उसी के बाद का एक बताया गया कि कैसे मुंबई पुलिस ने एक मैन हंट किया था. बहुत ही प्यारा मज़ेदार आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा. एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि जब ऑफिसर बनेंगे, जब आप लॉ एंड ऑर्डर में जाएंगे, तो किस तरीके से जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, सेम टाइप ऑफ थ्रिल होता है, सेम टाइप ऑफ प्रेशर होता है. इसको आप पढ़िएगा पूरा, है ना. ये श्रीवानंदन के द्वारा लिखा गया है. इसमें जो बहुत बड़े ऑफिसर थे रॉ के, सबका इनपुट बताया गया कि कैसे कैसे वो लोग मैन हंट किए थे. ठीक है, उसके बाद हेडलाइन से तो आज कुछ मिल नहीं रहा है. ठीक है ना, चलते हम सीधा अपने आर्टिकल पे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है. तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो क्या है हमारा? वो है कि 2 दिल्ली की जो प्रिंसिपल हैं उनको फीड किया गया टीचर्स अवार्ड. आपको पता है कि हर एक 5th ऑफ सेप्टेम्बर को टीचर्स डे के ओकेज़न पे हम लोग क्या करते हैं? नेशनल टीचर्स डे प्रेजेंट करते हैं. जो भी यहाँ के पूरे देश में, जो भी पूरे देश यूटी से मिला के जो सबसे उत्कृष्ट टीचर होते हैं उनको दिया जाए. तो दिल्ली से जो 2 हैं वो हैं, कौन है? पल्लवी शर्मा और ममता ये चारू शर्मा. लेकिन हमारे लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन? जिनको बिहार से मिला है. तो सबसे पहले हम आपको टीचर्स डे के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है, हमारी जो प्रेसिडेंट है मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाएगा नेशनल टीचर्स डे अवार्ड 2024. बोला जाता है कि हर एक 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे. उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवार्ड देते हैं अपने जो बेस्ट टीचर्स होते हैं उनको. अवार्ड में क्या क्या मिलता है? अवार्ड में मिलता है ए मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट, 50,000 कैश अवार्ड एंड अ सिल्वर मेडल. उसके बाद जो भी टीचर्स जाते हैं उनको मिलता है इंटरैक्ट करने के लिए. किससे? हमारे प्राइम मिनिस्टर से. दे कैन इंटरैक्ट विथ आवर प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार कितने लोगों को दिया गया है? तो इस बार दिया गया है 82 टीचर्स को. तो जहाँ तक आपको पता होगा कि ये हमेशा 50 टीचर्स को दिया जाता है. तो जी हाँ, इसमें से इस बार जो 32 टीचर्स हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट से लिया गया है. तो ये कौन टीचर खोजता कौन है? रिसर्च कैसे करता है? तो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, ऑनलाइन बहुत 3-4 तरह का फिल्ट्रेशन होता है. उसके बाद चूज किया जाता है टीचर्स को, बेस्ट टीचर्स को. ठीक है, तो डिपार्टमेंट पर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है, जो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है. उसके द्वारा ये चूज किया जाता है. तो 50 टीचर हर बार चूज करते हैं. इसमें इस बार 36 मेल टीचर हैं, 16 फीमेल टीचर हैं और 2 जो है डिफरेंटली एबल टीचर हैं. 50 के बाद इस बार 16 टीचर को जो अवार्ड दिया जा रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हैं, और 16 जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा 16 टीचर को किया गया है. तो इस बार टोटल 82 टीचर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा. इसके बाद अगर हम बात करें बिहार से कितने लोगों को दिया जा रहा है, तो बिहार से भी 2 टीचर्स ऐसे हैं जिनको इस बार का 2024 का नेशनल टीचर्स डे अवार्ड मिलेगा. वो कौन है? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, है ना, जो कहाँ की रहने वाली हैं? वो शिव गंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल में मधुबनी में टीचर हैं. और दूसरे जो हैं सिकेंद्र कुमार सुमन, वो अभी एक्टिंग हेड मास्टर हैं एंड ही इज़ फ्रॉम तरहनी इज इन भभुआ कैमूर डिस्ट्रिक्ट. न्यू प्राइमरी स्कूल में वो
एक्टिंग हेडमास्टर हैं। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में जरूरी हो जाता है। इंटरव्यू में जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है नेशनल टीचर्स डे, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्या पता टीचर जो जो वहाँ आपका इंटरव्यू ले रहे हो उनके दिमाग में ये बात आ जाए और पूछ दें कि बिहार से कितने टीचर्स का, आपको पता है बिहार में बहुत ज़्यादा टीचर का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो मधुबनी की टीचर हैं और शैकेंद्र कुमार सुमन जो एक्टिंग हेडमास्टर हैं तरहनी न्यू प्राइमरी स्कूल भभुआ में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत है नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया है कि सेटेलाइज्ड बेस्ड हाईवे टोल कलेक्शन लाया जाएगा। अभी हम कैसे दे रहे हैं, सबसे पहले क्या होता था, मैनुअल होता था कि हाईवे है, बीच में इस तरीके का टोल लगा दिया गया है ना, लेन वाइज, और आप जाते थे, कैश देते थे और चले जाते थे। उससे क्या होता था कि बहुत लंबा लंबा क्यू हो जाता था। आप पहले आज से 10 साल पहले 8 साल पहले जब सुनते होंगे कि 1-1 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, रश हो गया है, किस लिए, टोल गेट पे। तो उसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, जो जिसको हम मॉर्थ बोलते हैं, वो एक क्या डेवलप किया RFID से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्टैग। ठीक है, तो फास्टैग के हिसाब से नया कलेक्शन सिस्टम लाया गया है ना, जिससे क्या हुआ, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, RFID से। चलिए एक बात ध्यान में आ गया। आपको क्या बताना है कि हम लोग नेशनल टीचर्स डे तो ये मनाते हैं 5 सितंबर को, हम लोग वर्ल्ड टीचर्स डे कौन से डेट को मनाते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड टीचर्स डे, ये बताइएगा, ध्यान है, कभी कभी पूछ देता पेपर में। हाँ, तो कहाँ थे हम, RFID पे थे, कि जो हमारा जो फास्टैग टोल था वो RFID पे काम करता था। लेकिन अभी क्या है, हम लोग एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है GIS, है ना। GIS क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, जिससे क्या है कि जो हाईवे पे टोल प्लाजा है उसमें जो वेट करने का जो समय लगता है वो और कम जाएगा। अभी बोला जा रहा है कि फास्टैग पे सब कुछ मिला उला के मुश्किल से 1 मिनट लग जाता है एक गाड़ी को क्रॉस करने में। ठीक है, ये डेटा किसके द्वारा लिया गया है, ये डेटा लिया गया है मोर्थ के हिसाब से, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हिसाब से 1 मिनट लिया गया है। बट आवर मिनिस्ट्री इज, है ना, ये काम करना चाहती है कि 1 मिनट से भी कम आपको रुकना ही ना पड़े, आप एकदम हैसल फ्री जाइए आइए, आपका टोल जो होगा वो चुपचाप ले लिया जाएगा। वो कैसे ले लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा आपको GIS ये सिस्टम से, है ना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जिसमें क्या होगा कि जो ये सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले जान लेते हैं किसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो डेवलप किया जा रहा है वो IHMCL, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और अगर हम बात करें ये कंपनी किसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, वो है NHAI, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि NHAI है, एक PSU है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो ये किस तरीके का है, मिनी रत्ना है, महारत्ना है, ठीक है, किस तरीके की कंपनी है NHAI। तो NHAI के द्वारा ही ऑपरेटेड कंपनी है, क्या नाम है उसका, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, उसके द्वारा। ठीक है, वो ट्राई कर रहा है पहले कि 100 टोल प्लाजा पे हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राई करेंगे, और उसके बाद अगर हम सक्सेसफुली कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे देश में इसको ये कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। बोला जा रहा है कि 1033, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, टोल फ्री नंबर, किस चीज के लिए, द हेल्पलाइन नंबर ऑफ नेशनल हाईवे। अगर आप नेशनल हाईवे पे किसी भी तरीके का असिस्टेंट चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी खराब हो गई हो, चाहे किसी तरह का क्राइम हो जाता है, किसी तरीके का दुर्घटना हो जाता है, तो आप 1033 पे क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट ले सकते हैं किसी भी नेशनल हाईवे पे। अगर हम बात करें तो कैसे ये मॉनिटर करेगा, तो क्या बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर विल प्रोवाइड द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टोल प्लाजा अलोंग विथ लाइव स्टेटस ऑफ क्यू लेंथ इन मीटर्स, विल वेट टाइम्स एंड व्हीकल स्पीड, है ना, आपके गाड़ी के स्पीड पे। आप जब मैप अभी खोलते होंगे तो उसमें देखते होंगे कभी कभी रेड आएगा, कभी येलो आएगा, कभी ग्रीन आएगा। ग्रीन का मतलब क्या है कि कोई कंजेशन नहीं है, येलो का मतलब क्या होता है कि हल्का फुल्का कंजेशन है ना, मूविंग ट्रैफिक है। बट जब रेड आप देखते हो ना, तब डर जाते होंगे, अरे बाप रे, आगे तो पूरा कंजेशन ही है, मतलब क्या कि ट्रैफिक जो है एकदम रुकी हुई है ना, स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें भी क्या होगा कि कौन सा टोल प्लाजा है, उसका लोकेशन क्या होगा, उसका नाम क्या है, और उसी हिसाब से लाइव स्टेटस दिखाएगा कि वहां पे क्यू का लेंथ क्या है, कितना लंबा कतार लगा हुआ मीटर में, वेट टाइम क्या है कि आपको अगर उस टोल से क्रॉस करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, और व्हीकल का स्पीड क्या है, उसी हिसाब से हम इसको डिजाइन करेंगे। जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, जनरेट कंपेरेटिव ट्रैफिक कंडीशन एनालिसिस ऑफ आवरली, डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस, है ना। पहले तो घंटा के हिसाब से, फिर दिन के हिसाब से, फिर सप्ताह के हिसाब से, फिर मंथली बेसिस पे क्या करेगी, वो ट्रैफिक का कंडीशन का एनालिसिस देगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये है क्या, ये है सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग, जिसको हम बोलेंगे। ये क्या था, आपको बताएं कि जो फास्टैग है वो क्या है, RFID से, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से वो काम करती है। लेकिन जो हमारा GIS है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो क्या होगा, सैटेलाइट
बेस्ड टोलिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री क्या है, काम करा किस चीज पे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, GNSS, है ना, GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम। जो क्या करेगा, जो करेगा एक्सपेक्ट टू रिप्लेस द करेंट फास्टैग टोल कलेक्शन सिस्टम एंड प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर कंजेशन एट टोल बूथ। बस ये ध्यान रखना है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको, आप जितना दूर जाएंगे हाईवे पे उतना ही प्राइस का कटेगा। अभी क्या है कि एक रूट का काटा जाता है। अगर आप यहाँ से मान लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस लिए हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में बीच बीच में दिया हुआ है एग्जिट, तो आप एग्जिट से पहले भी अगर जाते तो यहाँ तक का तो आपको पैसा लगेगा। लेकिन जब आप GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से काम करेंगे, तो जितना दूर आप ट्रेवल करेंगे नेशनल हाईवे पे, है ना, उतना ही दूर का आपका क्या करेगा, टोल लिया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग। तो वही बताया गया है अकॉर्डिंग टू IHMCL। IHMCL क्या है, आपको बताए थे कि इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, NHAI के द्वारा। वो बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग साइड द, वो अभी पूरे हम नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फास्टैग के साथ साथ ही करेंगे, कि सेम इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करें। दोनों मॉडल इनिशियली ऑपरेट एक साथ करेगा, ताकि ऐसा नहीं कि एकदम कभी टेक्नोलॉजी है ना, वी कांट रिलाई ऑन फुली ऑन टेक्नोलॉजी, इसलिए हम दोनों सिस्टम रखेंगे। अगर एक फेल होता तो दूसरा से काम हो पाए। ठीक है, अगर हम बात करें GNSS व्हीकल पासेस की टोल गेट के लिए, तो वो क्या करेगा, रिसीव पिंग्स, डिस्टेंस एंड टाइम स्टैम्प थ्रू द यूनिट बोर्ड इन द व्हीकल एंड द पेमेंट मैकेनिज्म विल बी सिमिलर टू एग्जिस्टिंग फास्टैग इकोसिस्टम। ठीक है, जो क्या है कि आपको खुद से अकाउंट में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और वो खुद से कट जाएगा। क्या बोला जा रहा है, बट इन्वॉल्व ऑटोमेटिक डेबिट। इसमें क्या है कि आप जाते हैं, आपका फास्टैग का जो बारकोड होता है वहाँ स्कैन किया जाता है, उसके बाद पैसा कटता है। अभी क्या है, वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। जैसे ही आपका लोकेशन ये टोल प्लाजा के पास का दिखाएगा कि क्रॉस किए हैं, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, विल डू अवे विद द नीड फॉर बूम बैरियर एट टोल प्लाजा। ठीक है, बस इतना ही है। इसमें वही बताया गया कि फास्टैग जो है 2015 में लॉन्च किया गया, मैंडेटरी क्या किया गया, कब से, फरवरी 2021 से। ध्यान रखिएगा, पूछ दे सकता है एग्जाम में, फास्टैग वॉज मैंडेटरी कब से किया गया, वह 2021 फरवरी से। जितने भी टोल प्लाजा हैं सबके लिए वो किस चीज़ पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, जो कि एज ऑफ द मार्च 2024 बोला जा रहा है कि 98% से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं 98% से ज़्यादा लोग RFID का यूज़ करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा कहीं भी आप मेंस में यूज कर सकते हैं, कहीं भी अगर आप बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है तो वहाँ यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। तो हमारा अगला आर्टिकल है वो क्या है, हमारा बुक है। वो बुक क्या है, आपको भी पता होगा कि कल एक दैनिक जागरण के हवाले से आया कि जो RDO का पोस्ट है वो 393 है, रेवेन्यू ऑफिसर 287 और SDM 200 और DSP 130। आपको पता है ये हमारा क्या इलेक्शन ईयर आने वाला बिहार में, तो इसलिए इतना ज़्यादा सीट है। अगर आप नहीं इस बार सिलेक्शन हो कर लेते हैं, नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, 5 से 8 साल के बाद फिर से इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये किसी को नहीं पता है। लेकिन सामने अगर आपको दिख रहा है कि है ये चांसेस, तो जी जान से लग जाइए। उसमें थोड़ा सा हेल्प हम लोग करेंगे, सब पूरा मेहनत आपका होगा, हमारा मेहनत क्या होगा, कंटेंट में, गाइडेंस में। ठीक है, तो उसके लिए ये सब बुक है। आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ा हेल्प चाहिए, आपको पता है PYQ का कितना बड़ा रोल होता है, पहले हिंदी मीडियम वाले बोलते थे उनके लिए नहीं है, अब उनके लिए भी आ गया है। ये करंट अफेयर है, हिंदी में भी इंग्लिश दोनों में भी है, तर्कस का ये हिंदी है, फिर बाकी ये प्रैक्टिस के लिए है। आप जो पढ़े हैं, अभी जो नया सब कुछ चल रहा है उसके हिसाब से ये बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि अपना कैपेबिलिटी चेक करना है तो ये बुक को लगाइए, अगर लग जा रहा है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब चलते हैं आगे आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या है कि हमारे मोदी जी कहाँ गए, कल गए थे ब्रुनई के बाद वो कहाँ गए, वो गए सिंगापुर। वहाँ जाके ये क्या बोल रहे हैं कि आई ऑन चाइना, PM सेज इंडिया फॉर डेवलपमेंट नॉट फॉर एक्सपेंशनिज्म, है ना, हमको फैलना नहीं है, हमको क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको क्या करना है, मोटापा नहीं लाना है, आपको स्लिम फिट ट्रिम और हेल्दी रहना है। ठीक है, वो अपने देश के बारे में वही बोल रहे हैं, एक्सपेंशनिज्म जब भी वो बात कर रहे हैं इसका मतलब ही इज टारगेटिंग चाइना। चाइना का क्या है पॉलिसी है, वो अपना पूरा टेरिटरी क्या करना चाह रहा है, एक्सपेंशन करना चाह रहा है। ठीक है, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो वही बोला गया है कि अमिड चाइनाज एग्रेसिव posture in Indo-Pacific, Prime Minister Narendra Modi underlined in Brunei that India supports a policy of development, not expansionism, है ना। हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं किस चीज़ में, डेवलपमेंट में, ना कि एक्सपेंशन करने में। एंड emphasize the need to respect the freedom of navigation and over flight, है ना। और क्या बोले कि हम लोग जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है ना, नेविगेशन का मतलब क्या होता है, मूव, यहाँ से वहाँ मोबिलिटी करने का जो है वो, और ओवर फ्लाइट करने का, उसको हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं।
उसके बाद बोला गया कि वहां से वो ब्रुनई के बाद वो गए और बोले गए कि द टू लीडर मेट इन द बैकड्रॉप ऑफ टेंशन इन द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में ना क्या है कि ये बात की किस चीज पे, ये बात की यूएनसीएलओएस पे, है ना, यूएन क्लॉज जिसको बोलते हैं, वो क्या है, इसको वो क्या बोलते हैं, बोले कि बी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट अंडर द इंटरनेशनल लॉ लाइक यूएन क्लॉज, है ना। यूएन क्लॉज क्या होता है, यूएन का एक बॉडी है जो किस चीज पे काम करती है, सी में जितना भी रूल बनेगा ना, समुद्र का रूल, वो है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोलते हैं। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें क्या स्टैब्लिश किया गया है, लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटी, कि मैरीन मतलब सी, समुद्र में आप किसी भी तरीके का फ्रेमवर्क अपने मन से नहीं कर सकते, उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी किया गया है। अगर आप उसको साइन करते हैं तो वो मैंडेटरी हो जाता है और उसी तरीके का जो जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने अपने मन से कुछ और करेंगे। लेकिन जो चाइना जो है खचड़ा, वो क्या करता है कि वो जो साउथ चाइना सी है उसमें मानवे नहीं करता है, बोलता हम मानवे नहीं करेंगे ये सब कुछ। तो आपको कल भी मैप दिखाए थे, आज आपको डिटेल दिखाते हैं कि कौन कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये जो है ना, ये पूरा साउथ चाइना सी आता है, उसी का ये देखिए एरिया, ये वियतनाम है, ये मलेशिया है, ये जो है क्या है, ब्रुनई है, ठीक है। और सिंगापुर कहाँ गया, सिंगापुर यहाँ पे छोटा सा जो है सिंगापुर है, ठीक है। तो इसी में क्या है, ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये चाइना का लाइन डैश लाइन है ना, चाइना का 9 डैश लाइन है, 9 डैश बनाया है, ये बोला ये पूरा मेरा है। हालांकि अगर हम देखेंगे इनकॉस के हिसाब से तो क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें आपको जो जो रूल है मरीन का उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वो मानता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए जो एक पार्सल आइलैंड है, एक है क्या अस्कारबोग शुआल है और स्पासली आइलैंड है। तो देखिए आप ये कलर कोडिंग किया हुआ है, ये किस ये जो शुआल है इसमें चार चार, फिलीपींस भी बोलती है कि मेरा है, ताइवान भी बोलता है मेरा है, चाइना भी बोलता है मेरा है, और वियतनाम बोलता है मेरा है। पार्शल आइलैंड की बात करेंगे तो पार्शल आइलैंड में चाइना बोलता है कि मेरा है, वियतनाम बोलता है मेरा है, और ताइवान भी बोलता है कि मेरा अधिकार है। अगर हम यहाँ पे स्पासली आइलैंड के पास आएंगे तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है, इसमें आ जाता है मलेशिया, ठीक है, वियतनाम, चाइना और ताइवान और ब्रुनई, सॉरी ब्रुनई नहीं, मलेशिया ही, और ये फिलीपींस। तो ये पांच कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड हो जाता है। इसी के चक्कर में चाइना क्या क्या अपना 9 डैश लाइन बना दिया और बोला ये जितना आता है सब मेरा है, ठीक है। तो यही डिस्प्यूट है। आपको कल भी ये मैप में दिखाए थे हम कि ये जो एरिया है पूरा, तो 9 डैश कहाँ से ये बना रहा है, 9 डैश यहाँ से इस तरीके से ये बना दे रहा है, ठीक है। यहीं पे देखिए पार्शल है, स्कारबर्ग शुआल है, स्पासली आइलैंड है, ये सब इस ये 9 डैश जो बनाया है उसके अंदर बोलता है कि ये सब मेरा है, लेकिन ये चारों है डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो इसी में जो यूएन क्लॉज में है ना, वो एक कुछ 5 चीज पे वो डिपेंड करता है। जो यूएन क्लॉज जो है लॉ ऑफ सी ट्रीटी है, वो 5 चीज पे डिपेंड करता है मेनली, ठीक है, जो की पॉइंट्स है उसका। तो उसमें जो है वो 5 पॉइंट क्या क्या है, उसमें जो है वो एक बेस लाइन होता है, दूसरा होता है ये जो बेस लाइन आपको दिख रहा होगा, ये बेस लाइन है। बेस लाइन के बाद जो है वो बेस लाइन से जो इस तरफ आता है लैंड की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर की अगर बात करेंगे तो जो वैसा पानी जो अपने लैंड की तरफ, बेस लाइन से लैंड की तरफ है, उसको हम बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, पूरा सोवरेनिटी होता है जो कोस्टल स्टेट है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारे जो भी कोस्टल स्टेट है, मतलब इंडिया, उसका क्या है सोवरेनिटी, हम उस एरिया में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी उसमें पोर्ट बनाए, इनलेट बनाए, रिवर बनाए, अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइन जो होता है उसमें क्या होता है, टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है। जो जो ये स्टेट है, मतलब इंडिया हमारा जो कंट्री है, उसका इसमें भी सोवरेनिटी होता है टेरिटोरियल सी में, जो एक्सटेंड क्या करता है, बेस लाइन से सीवार्ड की तरफ आप जाएंगे 12 न्यूटिकल माइन, तो वो क्या होता है, टेरिटोरियल सी लाइन, जिसमें अगर बोला जाए तो उसमें क्या होता है, सोवरेनिटी होता है। और उसके अंदर जो भी जुरिस्डिक्शन होगा वो टेरिटोरियल सी का, वो किसका होगा, स्टेट का होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आप इसके नीचे जाके सी बेड में, सब सॉइल में, इवन एयर स्पेस, जो एयर स्पेस है इसके ऊपर भी किसका जुरिस्डिक्शन और सोवरेनिटी होता है, स्टेट का। उसके बाद फिर से आप 12 न्यूटिकल मान जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, कंटीजियस जोन, ठीक है। तो बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइन तक होता है कंटीजियस जोन, ठीक है। और बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइन तक आप जाएंगे तो वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और उसके बाद जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद बोला जाता है हाई सी। हाई सी का मतलब वो किसी का नहीं है, उसमें पूरे ह्यूमन काइंड का हक है, उसमें किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी एक राज्य या किसी एक देश का कोई अधिकार नहीं होता, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए वो बनाया गया, वो नेचर का है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछ भी दिया था, आपसे पूछ देगा कि टेरिटोरियल सी 12 न्यूटिकल माइन, कंटीजियस जोन 24 न्यूटिकल माइन, एक्सक्लूसिव जोन जो बेस लाइन से 200 नैनोमीटर,
सॉरी नैनोमीटर बोल रहे हैं, न्यूटिकल माइन। और सेंट्रल, ये जो सेंट्रल शेल्फ होता है डीप सी तक जो जाता है, तो बेस लाइन से लेके 12 तक है, वो हमारा नेशनल एयर स्पेस भी हो जाता है। और अगर हम इंटरनेशनल एयर स्पेस की बात करेंगे तो आफ्टर 12 न्यूटिकल माइंस होता है। आपको क्या बताना है कि एक न्यूटिकल माइंस में एवरेज कितना किलोमीटर होता है, ठीक है, इन 1 न्यूटिकल माइंस कितना किलोमीटर हम मानते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या होता है ईईजेड। ईईजेड क्या होता है, इकोनॉमिकल जोन जो होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, उसमें क्या होता है, जो सीवर्ड हमारा बेस लाइन से 200 नैनोमीटर तक होता है, इसमें जो सोवरेनिटी राइट्स होता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, द सीवेड एंड द सबसॉइल। इसमें क्या होता है, राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आप यहाँ पे आप कुछ अपना लगा सकते हैं, लेकिन जो पूरा सोवरेनिटी होता है वो टेरिटोरियल सी तक ही होता है, 12 न्यूटिकल माइन तक ही होता है। उसके बाद कंटीजियस जोन और बेस लाइन से 200 जो होता है, फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, वो होता है ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर हम बात करें एयर स्पेस की, तो नेशनल एयर स्पेस जो भी होता है वो 12 न्यूटिकल माइन तक होता है, और 12 न्यूटिकल माइन से बाद जो होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, उसके ऊपर पूरा जो है आउटर स्पेस है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, बट चाइना जो है इसी के कारण वो साउथ चाइना सी में वो डिस्प्यूट करता है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कल हम आपको ब्रुनेई के साथ रिलेशनशिप और सिंगापुर के साथ रिलेशनशिप दोनों का डिटेल में बताए थे। अब आप उसको जब इससे कनेक्ट करेंगे तो पूरा आपको टॉपिक में क्या हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है ये इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी हो जाता है टॉपिक, ठीक है ना। ये यूएन क्लॉज तो आप प्रीलिम्स मेंस सबके लिए जरूरी है, लेकिन बाकी ये जो डिस्प्यूट है, हम जो आपको पता है ना, ग्लोबल साउथ के हम हीरो हैं। इंडिया जो है, इंडिया इज द हीरो ऑफ ग्लोबल साउथ। हम लोग चाहते हैं कि हम लीडर बने, वहां हम पूरे जितने भी ग्लोबल साउथ क्या होता है, ऐसा नहीं कि ग्लोबल साउथ क्या होता है कि इक्वेटर का जो साउथ है वो क्या है, साउथ ग्लोबल साउथ है, नहीं। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उसका जो ग्रुप होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज के हम हीरो बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। तो इसलिए अभी हम कहाँ, इसलिए हम अपना कर रहे हैं, हम अपना साउथ ईस्ट में हम टारगेट कर रहे हैं। उस किसको कैटर करने के लिए, चाइना को कैटर करने के लिए। चाइना का पॉलिसी देख रहे हैं कि वो क्या है, एग्रेसिव पॉलिसी है, वो एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करता है, बट वी आर बिलीविंग इन डेवलपमेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर सेज, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या है, जीनोम मैपिंग ऑफ चांदीपुरा वायरस। आपको पता है गुजरात में एक वायरस फैल रहा है, इंसेफ्लाइटिस का ही एक स्ट्रेन है, ठीक है। तो गुजरात का बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, जिसको हम जीवीआरसी बोलते हैं, गांधीनगर से, वो पब्लिश क्या किया कि ओनली फुल्ली मैप्ड जीनोम ऑफ चांदीपुरा बेसिकुलो वायरस का, है ना, जिसको CHPV वायरस बोलते हैं, चांदीपुरा, ठीक है, चांदीपुरा बेसिकुलो वायरस, ठीक है। इसके लिए जो वो क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो क्या कर रहा है, बच्चों को एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ द इंसेफ्लाइटिस ऑफ द ब्रेन स्वेलिंग। इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो स्वेल कर जाता है। आपको पता है बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चे का डेथ हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, चमकी बुखार बोलते थे, है ना, जिसको हम बोले थे यहाँ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। उसमें क्या होता था, बोला जाता था कि लीची खाने से, जब वो खाली पेट में लीची खाता तो वो ब्रेन को स्वेल कर दे रहा था, उसको ग्लूकोज लेवल कम हो जा रहा था और ब्रेन में स्वेलिंग हो रहा था। उसी तरीके का एक स्ट्रेन है जो चांदीपुरा में आया है गुजरात में, और उसका नाम क्या दिया गया है, चांदीपुरा बेसिकुलो वायरस, जो क्या कर रहा है कि स्वेलिंग कॉज कर दे रहा है, और जुलाई से अगस्त में आउटब्रेक हुआ है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज CHPV, है ना, चांदी पूरा वेसिकुलो वायरस है क्या। तो बोला अपार्ट फ्रॉम द इंसेफ्लाइटिस, CHPV इज ऑल्सो नोन है, जो कारण उस वॉर कॉज क्या करता है, फीवर, हेडक, है ना, कन्वल्सन्स, कोमा और इवन डेथ। अगर हम इसमें मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे तो 75% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। अगर हम बात करेंगे जो अभी आपको पता है, हमारा जो बहुत बड़ा पैंडेमिक गया है ना, कोरोना में मुश्किल से 7 to 8% मोर्टेलिटी रेट था। मतलब कि 100 लोग को अगर कोरोना हो रहा है तो उसमें से 7 से 8 लोग का ही डेथ होगा। बट अगर इंसेफ्लाइटिस में देखेंगे तो अगर 100 लोगों को इंसेफ्लाइटिस हो रहा है, जिसमें से 75 लोगों का डेथ हो रहा है, मतलब मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो ये जिन इंसेफ्लाइटिस है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण। जो इसका वेक्टर होता है वो मच्छर होता है, एडीज, ठीक है। एडीज एजिप्टीज जो मस्क्यूटो है वो इसका वक्त ये है। लेकिन जो गुजरात में फैला है ना, उसका वेक्टर बोला जा रहा है कि सैंड फ्लाई है ना, कि जो सैंड फ्लाइज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ईयर आउटब्रेक। अगर हम बात करेंगे कि विथ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, CHPV mortality rate of as high as 75 seen during the India worst outbreak in 2003 and killed 322 children in Andhra, गुजरात, हर जगह फैल चुका है। लेकिन इस साल का जो आउटब्रेक है, जो गुजरात में चांदीपुरा वायरस वाला है, उसमें 45% का बोला जा रहा है मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि थोड़ा इम्यून डेवलप हुआ है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज जीनोम मैपिंग क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कोई रोग है ये वेक्टर वाला जिसमें वायरस से होता है, उसमें जीनोम मैपिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि जीनोम मैपिंग जो है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, लोकेशन ऑफ जीन,
है ना, इन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम क्या होता है? हमारा सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए, जो किसमें होता है? क्रोमोजोम में। उसी के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या कैरी करता है? जीन। तो हम लोग उसी का क्या करेंगे? मैपिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि मैपिंग जो क्या करता है, वो क्लू देता है कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका सिग्निफिकेंट म्यूटेशन क्या है। आपको पता है वायरस जो है म्यूटेट होता था, अपना शेप रेगुलरली बदल लेगा प्रोटीन के साथ, अलग अलग प्रोटीन के साथ मिल मिल के वो म्यूटेट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। वायरस भी क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन। जब तक वो किसी प्रोटीन से नहीं मिलेगा, जब तक वो किसी बैक्टीरिया से नहीं मिलेगा, तब तक वो क्या है? वो एकदम मरा हुआ चीज है। जैसे ही उसको कोई वेक्टर मिलेगा, वो एक्टिव हो जाता है। तो सेम लाइक दैट, जब हम मैपिंग करते हैं तो हमको क्या पता चलता है? उसका ओरिजिन, उसका सिग्निफिकेंट म्यूटेंट और अदर थिंग्स हम पता करते हैं जीनोम मैपिंग के थ्रू। ठीक है। इंपॉर्टेंटली क्या है कि जेनेटिक सीक्वेंस हम करेंगे जब वायरस का, कि उसका जो जीन का सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा? स्पेशली वन इन सर्कुलेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प रिसर्चर डेवलप, जो क्या करेगा? किट बनाने में, वैक्सीन बनाने में, थेराप्यूटिक्स बनाने में, एक्सेट्रा में। अगर हम देखेंगे कि ये व्हाट डिड रिसर्चर एट जीबीआरसी फाइंड, उनको क्या मिला जीनोम मैपिंग करने से, तो बोला जा रहा है कि 2004-2003 के आउटब्रेक में देखेंगे, या फिर जो बाद में 2012 में भी हुआ, तो कंपेयर करेंगे 2003-4 के सैंपल से, तो 4 सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किसमें? ग्लाइकोप्रोटीन जीन में। ग्लाइकोप्रोटीन जीन जो होता है उसके अंदर 4 तरह का सिग्निफिकेंट म्यूटेशन मिला गया है, जो क्या बोला जा रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 5 टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना। जो 5 तरह का प्रोटीन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। उसी में बोला जाएगा कि उसमें 4 तरह का सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हुआ है, जो क्या? दैट स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू ह्यूमन सेल रिसेप्टर्स एंड eliciting an immune response. This is the only one significant mutation of the glycoprotein G from 2012, है ना। 2012 के बाद पहला सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन जी में। ठीक है। फॉर द कंपेरिजन न्यू वेरिएंट और सब वेरिएंट जो है कोविड-19 का डिटेक्ट किया गया था एवरी फ्यू मंथ्स, जो 20 से 30 बार क्या हुआ था? उसमें म्यूटेशन हुआ था कंपेयर टू देयर प्रीडिसेसर्स। उसके जो पहले वाले थे उससे 20 वो 30 बार वो क्या कर लिया था? म्यूटेट कर लिया था कोरोना वायरस में। उससे कंपेयर करके देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर की माने, अगर हम रिसर्चर की बात करें तो उनका सजेशन क्या है? वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो वायरस है, द वायरस हैज नॉट बीन अंडर सिलेक्शन प्रेशर टू एस्केप इम्यूनिटी, जो वो नहीं चाह रहा है कि आपका जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाए, है ना। Possibly because a significant proportion of the population did not develop antibody against CHPV, जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है CHPV वायरस का, इंसेफ्लाइटिस का, जो क्या है? एंटीबॉडी है, जो जिसके कारण क्या है? जिसके कारण क्या है कि अनलाइक द फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 व्हिच हैज इन्फेक्टेड ए मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, जिसके कारण जो जैसे जो कोविड-19 का जो वायरस था वो बहुत ज़्यादा फैला, क्योंकि एंटीबॉडी किसी में था ही नहीं। जैसे जैसे एंटीबॉडी डेवलप कर जाएगा, जैसे आप वैक्सीन लिए, आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर गया कोरोना का, तो अगर आपको होगा भी तो पता नहीं चलेगा, आपको सिम्टम नहीं आएगा। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि CHPV का जो है अभी एंटीवायरस नहीं बना, ये एंटीबॉडी नहीं बन पाया है, दैट्स वाई ये जो रोग है वो फैल पा रहा है। ठीक है। बोला गया कि CHPV का कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, ना तो अभी एंटीबॉडी डेवलप हो गया है, जैसे कि हम कोविड-19 का बना लिया वैक्सीन भी और एंटीबॉडी भी डेवलप कर गए। इसमें बोला जा रहा है कि आपको पता है कि RT-PCR जब आप करवाते थे तो हम लोग पूछते थे कि CT वैल्यू क्या है भैया, CT वैल्यू क्या है। जिसका CT वैल्यू ज़्यादा होता था बोला जाता था कि अच्छा है, आप ठीक हो जाइएगा जल्दी, लेकिन जिसका CT वैल्यू कम होता था वो उसको बोला जाता था कि आप क्रिटिकल पेशेंट है ना। CT वैल्यू जैसे जैसे कमता था आप अपने डेथ की ओर बढ़ते जाते थे। ठीक है। आप में ऑक्सीजन लेवल कमता था, तो इसमें भी है RT-PCR किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि जो जिनका CT वैल्यू हाई है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका CT वैल्यू कम है वो बोला जा रहा है कि उनमें मोर्टेलिटी का केस ज़्यादा देखा जा रहा है। द CT वैल्यू ऑफ मोस्ट ऑफ द पेशेंट वाज हाई, दिस मीन्स द वायरल लोड वाज वेरी लेस। जिनमें CT वैल्यू ज़्यादा होता है उन्हें वायरस जो है वो कम है, बट इवन वॉज एनफ टू काउज मोर वेरी सिम्टम्बल। लेकिन बोला जा रहा है इसमें CHPV में कि जिनमें CT वैल्यू हाई है उसमें भी बहुत ज़्यादा सिम्टम देखने को मिल रहा है। अपॉन ट्रेसिंग द जीनोम सीक्वेंस ऑन 27 स्ट्रेन फैमिली ट्री ऑफ द वायरस, दे आर स्ट्रेन टू रिलेटेड टू वंस आइसोलेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस आउटब्रेक इन इंडिया एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रेन आइसोलेटेड इन यूरोप एंड अफ्रीका। दिस मीन्स द वायरस हैज इन्फेक्टेड पेशेंट इन दिस आउटब्रेक वाज द वन ऑफ द सर्कुलेटिंग इन इंडिया एंड वाज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, है ना। मतलब ये बताया गया कि 27 जो फैमिली का ट्री है वायरस का, उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग किए हैं तो ये पता चला है कि ये कहीं बाहर से नहीं आया है, जो इंडिया में वायरस था वही म्यूटेट किया है। ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको इंसेफ्लाइटिस पढ़ लेना है कि क्या होता है, कौन से वायरस है, इसका वेक्टर क्या है। एग्जाम में आने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में था। आप देखे होंगे कि गुजरात में, आंध्रा में, बिहार में, यूपी में, हर जगह इंसेफ्लाइटिस का बहुत बच्चों का डेथ हुआ है। अब हम देखते हैं कि वाई इंडिया सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन September 5। आपको पता है कि
सितंबर 5 जो है वो किनका बर्थ एनिवर्सरी होता है? एस राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्हीं के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए टीचर्स डे के रूप में। बोला गया क्या कि वो फिलोसफर थे हिंदुइज्म के। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं तो किन के लिए ज़रूरी है, जो इंटरव्यू देंगे, कि आपको पता होना चाहिए कि अभी जस्ट पास की है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फिलॉसफी क्या था हिंदुइज्म में? बोला गया कि वो जो थे वो अद्वैत वेदांत जो है ना, नॉन ड्युअलिस्ट अद्वैत वेदांत, उसके प्रोमिनेंट थे। और जो 20th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य का जो फिलॉसफी था उसको वो रीइंटरप्रेट किए थे, ठीक है ना, फॉर द मॉडर्न टाइम। इन डूइंग सो ही डिफेंडेड हिंदुइज्म। वो ये कर रहे थे तब हिंदुइज्म को क्या किए थे? डिफेंड किए थे अगेंस्ट द, है ना, कि वो वेस्टर्न अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न कल्चर जो है, जो हमारे कल्चर के बारे में जानता नहीं है और वो बोलता है, उसी को वो डिफेंड किए थे। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि रिस्पेक्टेड टीचर थे। 1920 में ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एकेडमिक बन गए। ही हेल्ड प्रेस्टिजियस किंग जॉर्ज फिफ्थ चेयर एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1921 टू 2032। 1932 वॉज द सेकेंड वाइस चांसलर बने, कहाँ के? आंध्रा यूनिवर्सिटी के, 1931 से 1936 तक। उसके बाद वो फोर्थ वाइस चांसलर बने बनारस हिंदू BHU के। उसके बाद वो ईस्टर्न रिलीजन और इथिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड में 1936 से 1952 तक क्या बने? अब वो स्टैंडिंग चेयर बने। और उनको 1931 में राधाकृष्णन वाज नाइटेड इन 1931। राधाकृष्णन जो थे वो एक ब्रिलियंट टीचर से, जो क्या डेवलप किए थे? एक डीप पर्सनल बॉन्ड विद स्टूडेंट। ही थॉट हाईली ऑफ द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड रिकॉर्डेड एज हैविंग सेड सेवरल टाइम्स, टीचर्स शुड बी बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, है ना। ये कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। ये किनके द्वारा कहा गया था? कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। जो टीचर्स होते हैं वो कंट्री के बेस्ट माइंड को होना चाहिए। लेकिन हमारा जो कंट्री का बेस्ट माइंड है वो कहाँ चला जा रहा है? उनका ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, और दे आर गोइंग टू अमेरिका, दे आर गोइंग टू रशिया, दे आर गोइंग टू चाइना, दे आर गोइंग टू जापान। बट और टीचर कौन बन रहे हैं? जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो लास्ट में BPSC फॉर्म भरवाता है और भेड़ चाल जैसा टीचर बना देता है। बेस्ट माइंड तो कहीं और चला जा रहा है ना। तो बेस्ट माइंड जो होना चाहिए वो टीचर होना चाहिए। आप, और गलती सोसाइटी का भी है, खैर छोड़िए, ये सब बात में कहीं और अलग बाद में किया जाएगा। ही बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन 1952 से 62 तक। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं वो 1962 से 67 में, एंड 1962 में ही बिकम प्रेसिडेंट। उसके बाद उनके कुछ पुराने स्टूडेंट थे, वो एक्सप्रेस किए कि वो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं एज ए टीचर्स डे, बट वो मना कर दिए। बोले कि मेरा बर्थडे ना मना के पूरे उसी दिन आप टीचर्स डे ही मनाइए। दैट्स वाई हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। तो आपसे सवाल जो पूछा जाता है बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है ना, पछताएंगे आप लोग। जो सवाल पूछा जा रहा है ना, बहुत ही हम पिक करके सवाल लेके आते हैं, सीधा एग्जाम में आने वाला। आज का सवाल है कि प्रिसीजन फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उससे क्या हम प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गेनिक शुगर, ऑक्सीजनेटेड अल्कोहल, एनिमल फ्री मिल्क एंड इथेनॉल। बताइएगा आंसर। और बीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। चार ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि आपको पता है कि कोलकाता का जो आरजीकर कॉलेज था, वहाँ एक जूनियर डॉक्टर की रेप करने के बाद डेथ हो गया था। उसके कारण बहुत ज़्यादा अभी क्या चल रहा है? वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वहाँ का स्टेट ने क्या किया है कि एक अपराजिता बिल लेके आया है, जिसमें बोला गया है कि डेथ पेनाल्टी फॉर रेप। हाउ डज ये बिल जो है सिमिलर आंध्र प्रदेश में क्या लाया गया था? आंध्रा में बोला गया था कि दीक्षा बिल, उसी का नाम दिया गया था, और महाराष्ट्र में उसी बिल को शक्ति बिल कहा गया था। तो वो उससे कैसे डिफरेंट है इसके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट का एसेंट होता है वो क्रूशियल क्यों है, तो आपको पता है कि 7th शेड्यूल में आपका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी लिस्ट है 7th शेड्यूल में, वो किस में आता है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसका मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट किसका है? सेंटर एज वेल एज स्टेट का, दोनों उस पर पास कर सकता है। क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो एंट्री 1 और 2 में क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में ही है। तो द 3 बिल जो अपराजिता, दीक्षा या शक्ति है, वो क्या अमेंड करता है? क्रिमिनल लॉ इन वे दैट मेक्स देम इनकंसिस्टेंट और रिपग्नेंट और देयर ओरिजिनल लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। अगर हम स्टेट अमेंडमेंट की बात करें टू सेंट्रल लॉ सच एज BNS, BNSS और पोस्को, तो डील क्या करता है? सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट दैट आर रिपग्नेंट टू ओरिजिनल लॉ रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंट एसेंट। वो कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें बिना एक्सेंट की क्या हो जाएगा, तो अगर प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होता है तो लॉ पास बाय द स्टेट इज टू एक्सटेंड ऑफ द रिप्रेजेंसी बिल भी क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जो अपराजिता बिल है अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड बिल, जिसको बोला जा रहा है वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, वो लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है किसी भी केस रेप का, किसी भी ऑल केसेस ऑफ रेप, है ना, मैक्सिमम पनिशमेंट एंड द चेंज द वे ऑफ विच द रेप
आर टू बी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्राइड बाई स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल कोर्ट, ये सब कुछ बना जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें इसका इफेक्ट का, तो जो बिल है वो डिमांड क्या करता है, वो अमेंड किसको करता है, हमारा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है ना, BNS 2023, उसको वो क्या करता है, अमेंड करता है। और किसको करता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, उसको भी अमेंड करता है। और पोस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसको, ये तीनों को आपको अगर पूछा जाए कि अपराजिता क्या नाम है, अपराजिता बिल जो है, विमेन एंड चाइल्ड बिल, वो कौन कौन से लॉ कमेंट करता है, तो पहला क्या है हमारा BNS, भारतीय न्याय संहिता, दूसरा क्या है BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और तीसरा क्या है पोस्को, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो इसके पहले वही बोला गया कि जो वेस्ट बंगाल है, उसके पहले आंध्रा में आपको पता है कि जो एक वेटनरी डॉक्टर को रेप करने के बाद उसको जला के मार दिया गया था, वहां आया था दीक्षा, उसके बाद महाराष्ट्र में भी आया था। तो इसके पहले ये दोनों आ चुका है, जिसमें क्या है कि जो डेथ पेनल्टी है, जो रेप के जो भी कन्विक्ट होंगे उनको डेथ पेनल्टी दिया जाएगा। नीदर विल रिसीव द मैंडेटरी असेंट फॉर द प्रेसिडेंट। अभी तक प्रेसिडेंट से उनको मैंडेटरी असेंट नहीं मिला है। अगर हम बात करें MP अरुणाचल असेंबली का, तो 2017-18 में भी वो लोग भी रिस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी फॉर द रेप और गैंग रेप ऑफ अ वीमेन अप टू 12 ईयर्स ऑफ द एज, सेक्शन 376 AA एंड सेक्शन 376 DA ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, अगर हम बात करें अपराजिता बिल की, तो ये जो बिल है वो स्पेसिफाई क्या करता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, सेक्शन 4B ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, इंक्लूड सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या हुआ कि आप जेल में रहेंगे, और रिगरस का मतलब क्या हुआ कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट इन्वॉल्व क्या करता है, हार्ड लेबर ड्यूरिंग द सेंटेंस। आपको जितने दिन का सेंटेंस दिया गया उसमें आपसे हार्ड लेबर करवा जाएगा, बहुत मेहनत करवा जाएगा अंदर आपको। ठीक है, इसमें कौन कौन सा कहाँ चेंजेस किया गया है, तो सेक्शन 64 ऑफ BNS, सेक्शन 66, सेक्शन 70, सेक्शन 71, 72, 73, एसिड अटैक, डेथ पॉस्को एक्ट और टास्क फोर्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, ये सब उसमें सुधार किया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं, जो वकील लोग हैं उनके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए बस ये है कि सिमिलर आंध्रा में क्या है, दीक्षा बिल, और महाराष्ट्र में क्या है, शक्ति बिल, ये दोनों बस ध्यान रखिएगा। इसमें वही सब है कि आंध्रा जो दीक्षा बिल वो आया था कि वहाँ की जो डॉक्टर थी, वेटनरी डॉक्टर, और महाराष्ट्र में क्या था, जो शक्ति क्रिमिनल लॉ आया था, वो भी इसी के लिए कि जो लॉ जो रेप के कन्विक्ट होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के लिए। ठीक है, सो आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।